Yes, ma'am. So in the last class of chemical bonding, what we have done up to the types of the chemical bonding we were taking in that class, na? Yes, ma'am. Okay, so we are resuming from that only, beta. So everybody, please be on mute. Now the thing is regarding the types of a bond we had done on that day. कितने type के chemical bond हमने पढ़े थे? Three types. बिल्कुल. Regarding the types of the chemical bond, जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड को हमने उस दिन डिफाइन किया था. द वन इज द कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड की 3 फर्दर टाइप, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड वी हैव डन. ओके, और उस दिन हमने डिस्कस भी किया था सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड किस किस केस में फॉर्म होते हैं. द नेक्स्ट इज द आयोनिक बॉन्ड. The ionic bond, and the third one is a coordinate covalent bond. What is the another name of coordinate covalent bond? Dative bond. Very good, very good. हाँ जी, बिल्कुल सही, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड. चलो इसको आज थोड़ा ना हम कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चलेंगे. इसमें मैं कुछ कुछ क्वेश्चंस भी आपको पूछूंगी. पहले आयनिक बॉन्ड पे आ जाते हैं. आयनिक बॉन्ड, this type of a bond is formed from the transference of electron. From the transference of electrons. Transference क्या होता है बेटा? एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज की ओर कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, यानी कि गेन ऑफ द लॉस इसमें होगा. एज इट इज क्लियर फ्रॉम द नेम, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द आयंस. आयंस के बीच में ये बॉन्ड फॉर्म होता है, ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो whenever we have to study the ionic bond, we have to first know about the two types of the ions. What are the two types of the ions, beta? The one is called as a आप देखो क्या होगा ना, जितनी इजीली ये दोनों आयंस फॉर्म होंगे उतनी इजी होगा आपके पास आयनिक बॉन्ड का फॉर्म होना. अब हम सबसे पहले तो चेक करेंगे इसमें फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड. ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ द आयनिक बॉन्ड को. द फैक्टर्स अफेक्टिंग the formation of ionic bond. सबसे पहले बेटा कौन सा आयन हमने पढ़ा? कैटायन. जैसे अब कैटायन कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कैटायन की फॉर्मेशन को अफेक्ट करेंगे? दैट फैक्टर, द फर्स्ट इज कॉल्ड एज अ आयोनाइजेशन एनर्जी. आयोनाइजेशन एनर्जी. Beta, what is the ionization energy? Ionization energy is the amount of the energy required to convert the atom into the, you can say, ion, cation. किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी. और जब भी इलेक्ट्रॉन किसी एटम से बाहर निकाला जाएगा ना, तो 2-3 बातें आपको ध्यान में रखनी है. पहला तो इलेक्ट्रॉन हमेशा जाता है आउटर मोस्ट शेल से. ठीक है, whenever we have to remove the electron has to be removed from the outermost shell of an atom. क्यों, क्या होता है ना बेटा, outermost shell में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, that electron is at a certain distance from the nucleus, और उस पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, Z इफेक्टिव की वैल्यू है, वो कम होगी. पहली बात. Second thing is the electron has to be removed from the most loosely bound gaseous state of an atom. Means whenever you have to remove the electron, you have to check out कि आपका atom gaseous state में है या नहीं है. ठीक है. Third thing is we have to supply the energy in order to remove the electron from an atom. आपको atom में से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है. Means this is an endothermic process. ये 3 बातें सबको क्लियर है? Everybody knows this? मैम सेकंड वाले बताना फिर से. यहाँ पे तीनों बातें लिख रही हूँ बेटा. आयनाइजेशन एनर्जी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द अमाउंट ऑफ द एनर्जी रिक्वायर्ड. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड. अमाउंट ऑफ, हाँ जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो मतलब ये कैसी प्रोसेस होगी? इट इज द एंडोथर्मिक. हाँ जी, इट इज द
exothermic process. And the second thing is outermost electron has to be removed. इलेक्ट्रॉन कौन सा रिमूव होगा? outermost electron. Third process is electron has to be removed from the most loosely bound gaseous state. Most loosely bound gaseous state. ठीक है, अब ये तीनों बातें क्लियर है ना? सभी को एनर्जी देनी पड़ेगी, गैसियस स्टेट में से आउटर मोस्ट शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। अब देखिए जरा, लेट अस सपोज कि मेरे पास सोडियम है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला जाएगा? सोडियम एल्कली मेटल है, तो बेटा इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी? वुड इट बी सॉलिड, लिक्विड और गैस? सॉलिड। सबसे पहला काम क्या करेंगे? सबसे पहला काम करेंगे कि सोडियम को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में। गैसियस। हाँ, what is the name of the process in which the metal is directly converted into the gaseous form? Sublimation. Sublimation. Very good, very good. तो इसका मतलब है इसको सप्लाई करनी पड़ेगी एनर्जी, उसको मैं लिख देती हूँ प्लस डेल्टा एच सब्लिमेशन। प्लस हम किसके लिए यूज करते हैं? थोड़ा बहुत थर्मोडायनेमिक्स का अगर आइडिया। एंडोथर्मिक। बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें एनर्जी देनी पड़ती है, दैट मींस एंडोथर्मिक। तो अब ये मेटल किस में कन्वर्ट हो गई बच्चों? Gaseous state. Your metal is converted into the gaseous state. Now we are going to supply again the energy in the form of the ionization energy. Now this will be Na plus in the gaseous state plus the ion. ठीक है, अब क्या होगा? गैसियस स्टेट में आयन कन्वर्ट हो गया। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि जो आपका गैसियस स्टेट में आयन है उसको आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे, प्लस वाटर कर दोगे। तो व्हेन यू विल डिसॉल्व द पर्टिकुलर आयन इन द वाटर ना, तो वो आयन किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हाइड्रेटेड फॉर्म में एक्वस आयन बन जाएगा। और इस प्रोसेस में ना बेटा एनर्जी रिलीज होती है, जिसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक H hydration. Yes, this process is the exothermic reaction. तो ये देखो, ये 3 स्टेप्स हैं जिससे हम देखते हैं कि कोई आपके पास एलिमेंट है वो आयन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है, व्हेन वी स्टडी द periodicity एंड द S ब्लॉक ना, तो आपको थोड़ी सी नॉलेज हो जाएगी इन फैक्टर्स की। जब किसी भी पर्टिकुलर एटम के केस में जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो हाइड्रेशन एनर्जी ग्रेटर देन होती है उसकी जो एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी कि आयनाइजेशन एनर्जी एंड सब्लिमेशन एनर्जी से। यानी कि सोडियम को सोडियम प्लस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है वो एनर्जी ज्यादा होगी अगर जो 2 स्टेप्स में एनर्जी लग रही है उनसे। तो इसका मतलब है सोडियम टू Na प्लस एक फिजिबल प्रोसेस है, मतलब सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यही ऐसा ही तो बेसिकली होता है ना, अगर किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में एनर्जी जितनी रिलीज होती है वो ज्यादा है जितनी एनर्जी चाहिए उसे बॉन्ड्स ब्रेकअप करने के लिए, ठीक है ना, तो वो आपके पास स्टेबल कंपाउंड होता है ना, फॉर्म्ड हो जाता है। तो बेसिकली हेयर अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है इन दोनों स्टेप्स की एनर्जी से तो ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसे बोलते हैं कि ये स्टेबल आयन है, दैट कैन बी फॉर्म्ड। इन शॉर्ट हम इस पॉइंट में क्या लेके चलेंगे? इस पॉइंट में हम एक सिर्फ अगर आयनाइजेशन एनर्जी को भी कंसिडर कर रहे हैं तो हम बोलेंगे कि ऐसे आयन फॉर्म हो जाएंगे इजीली जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? लो। आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो वो कैटायन जल्दी फॉर्म होगा। अब आयनाइजेशन एनर्जी कब कम होगी? ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है आयनाइजेशन एनर्जी? जरा मुझे बताओ, साइज कैसा होना चाहिए आयनाइजेशन एनर्जी कम होने के लिए? साइज शुड बी लार्ज, तो आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी। अच्छा, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, आफ्टर लूजिंग द 1 और 2 इलेक्ट्रॉन, इफ it can be easily converted into the that one is particularly easily converted into your ion, that is a noble gas configuration वाला, तो वो जल्दी फॉर्म हो जाएगा। जैसे एल्कली मेटल्स देखते हो ना, there is a 1 electron in the outermost shell of the alkali metal और 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ जाती है, तो वो भी एक क्या है? स्टेबल आयन फॉर्मेशन हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी इसको अफेक्ट करती है। बाकी इलेक्ट्रॉन आपका
पी से, डी से, एफ से निकालना आसान है, एस से निकालना मुश्किल है। तो लॉट्स ऑफ फैक्टर्स आर देयर इन ऑर्डर टू चेक आउट फॉर द आयनाइजेशन एनर्जी। तो नटशेल में आयनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव होती है। जितना ज्यादा न्यूक्लियस का चार्ज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी, जितना छोटा साइज होगा उतनी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। रेस्ट ऑल द फैक्टर यू हैव टू कंसीडर व्हाइल डिटरमिनिंग द आयनाइजेशन एनर्जी। आपको इलेक्ट्रॉन, आपको ये भी देखना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, आपको ये भी चेकआउट करना है कि इलेक्ट्रॉन किस पर्टिकुलर सबशेल में से रिमूव किया जा रहा है। मतलब आपके पास अगर कैटायन वाला पोर्शन फॉर्म करने के लिए कम एनर्जी लग रही है तो कैटायन इजीली फॉर्म हो जाएगा। नाउ द सेकंड फैक्टर इज द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy. Now, what is this electron gain enthalpy? Energy released by an atom gain the when electron. gains electron. हाँ, बेसिकली ये क्या है कि whenever the electron is being added ना, तो जितनी एनर्जी रिलीज होती है that is called as the electron gain enthalpy. This is the reverse process ना। वहां पे क्या किया था हमने, एनर्जी सप्लाई की थी, इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है। मान लो आपका कोई एटम है, अगेन इन द गैसियस स्टेट वी आर गोइंग टू फर्स्ट ऐड द इलेक्ट्रॉन एंड इट इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू द एनायन नाउ। तो एनायन में अगर कन्वर्ट हो गया तो उस केस में जितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, डेल्टा एच नेगेटिव वैल्यू है, वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसको हम लिख देते हैं, सिंबल दे देते हैं। इंथैल्पी के लिए तो डेल्टा एच हो गया, इलेक्ट्रॉन गेन के लिए ईजी लिख लो, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज दिस टाइम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन an electron is added to outermost shell of an atom in the gaseous state। देखो दो तीन बातें कॉमन है, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो भी गैसियस स्टेट लेनी है, ऐड करना है तो भी गैसियस स्टेट में करना है। ऐड भी लास्ट स्टेट शेल में होगा और रिमूव भी वहीं से होगा। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए एनायन में कन्वर्ट होने के लिए? Excuse me, ma'am. Yes. No, why is it the gaseous state? Actually, what happened is whenever the atoms would be in the solid on the liquid state, beta, they will be in the associated form. Let us suppose any element is in the solid form. तो solid में atoms साथ साथ जुड़े होंगे, तो साथ साथ जुड़े हैं तो one electron is under the influence of more than one nucleus. तो उस केस में हमें और ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। And if we have to remove the electron, then how can it be easily removed if it is under the influence of the more than one nucleus? So the first step is we have to just isolate the atom, और atom को isolate करने के लिए सबसे अच्छी state gaseous state है, because gaseous state में जो आपके atoms हैं या molecules हैं वो एक दूसरे से distance पे होते हैं, ठीक है। फिर मल्टी न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, आप थोड़ी सी एनर्जी देके उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को उसके न्यूक्लियस से जितनी फोर्स से बाइंड है तब निकाल या ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैम आइसोलेटेड एटम एग्जिस्ट तो करता ही नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है, लेट अस सपोज मैं सोडियम मेटल की बात करती हूँ, चाहे वो आइसोलेटेड एग्जिस्ट नहीं करता है, बट वी कैन जस्ट वीकन द फोर्सेस बिटवीन द टू सोडियम एटम, वी कैन जस्ट क्रिएट द डिस्टेंस एंड वी कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर हम उसे सोडियम मेटल को बोल दें कि मैं गैसियस स्टेट में मैं इसको कन्वर्ट करूं, सॉलिड से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, इसको सब्लिमेशन करते हैं, तो क्या ये नहीं होता? आप बताओ। सोडियम सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो मेटल मेटल पास पास हैं, सोडियम मेटल में इलेक्ट्रॉन सारे सोडियम सारे एटम्स पास पास हैं। गैसियस स्टेट में क्या होगा, वो थोड़े डिस्टेंस पे आ जाते हैं, ये बॉन्ड थोड़ा है जो वीक हो जाता है, जो पहले स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड था। करते नहीं है हम, सब्लिमेशन नहीं करते सोडियम का, बताओ। When we usually carry out the sodium, we are basically converting the sodium solid metal to the gaseous state. अब gaseous state में हम क्या कर रहे हैं, उसको weaken कर रहे हैं, उसकी forces को, ठीक है ना। और ये परमानेंट नहीं रहता है ना बेटा, हम बोल रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करता, वो परमानेंट नहीं रहेगा। थोड़ी देर में जब उसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Na+ हो जाएगा, फिर से Cl नेगेटिव को पकड़ लेगा या फिर से और किसी के साथ रिएक्शन कर लेगा, ठीक है। यस मैम। चलो अब बताओ कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए अगर हमें इलेक्ट्रॉन को करवाना है? देखो बहुत सिंपल सा मेथड है केमिस्ट्री में, अगर हमें एनर्जी देनी है
तो कम देनी पड़े, अगर एनर्जी रिलीज हो रही है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या थी, वी हैव टू सप्लाई दैट एनर्जी, तो अगर हमें वो एनर्जी सप्लाई करनी पड़ रही थी तो वो एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना। अब इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या है, रिलीज ऑफ द एनर्जी है। जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि वो कंपाउंड या वो आयन अब क्या हो जाएगा, लो एनर्जी का हो जाएगा, लो एनर्जी का हो जाएगा तो स्टेबल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, शुड बी हाई। मतलब जिसको आप ऐसा पढ़ लो कि लार्ज नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। लार्ज नेगेटिव वैल्यू का मतलब होता है कि ज्यादा एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। जब ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो अब आपका जो आयन फॉर्म होगा वो लो एनर्जी का होगा, लो एनर्जी का होगा तो स्टेबल होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए भाई, लो। नहीं आयनाइजेशन एनर्जी नहीं हाई होनी चाहिए बच्चा, हाँ आयनाइजेशन मैम लो। लो। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई शुड बी हाई। मैम हाई। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। नाउ देयर इज अ थर्ड वन मोर वैल्यू ऑफ द एनर्जी दैट इज कॉल्ड एज अ लैटिस एनर्जी। ओके, कैन एनीबडी एक्सप्लेन व्हाट इज दिस लैटिस एनर्जी। अब हमने सोडियम को क्या किया, सोडियम को आयन में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, चाहे एक्वस फॉर्म में है चाहे वो गैसियस फॉर्म में है। क्लोराइड को क्या कर दिया, उसको भी हमने आयन में कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने आयंस में कन्वर्ट कर दिया तो इन ऑर्डर टू फॉर्म द 1 मोल ऑफ द सोडियम क्लोराइड स्टेट, तो दैट इज एक लैटिस, देखो नाम में लैटिस आ रहा है ना, तो जब 1 मोल लैटिस आपका फॉर्म हो जाए, 1 मोल आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाए फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयंस, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ एनर्जी। अच्छा, अगर एक मोल ऑफ कंपाउंड फॉर्म हो रहा है तो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कंपाउंड क्या होनी चाहिए, एनर्जी रिलीज होनी चाहिए या एनर्जी एब्जॉर्ब होनी चाहिए, अभी मैंने बताया था। रिलीज। मैम रिलीज बिल्कुल, अमाउंट मैम ऑफ रिलीज। released is called as a lattice energy, because जब हमें किसी कंपाउंड को ब्रेकअप करना है ना, उसे तोड़ना है उसके बीच के बॉन्ड को, तो अब एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर फॉर्म हो रहा है तो वो एनर्जी रिलीज हुई। तो 1 मोल ऑफ द आयनिक कंपाउंड जब फॉर्म होता है अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से, तो उतनी एनर्जी को हम बोलते हैं लेटिस एनर्जी। अच्छा, लेटिस एनर्जी क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए अगर आयनिक कंपाउंड फॉर्म होना है, मैम हाई। मैम हाई। बिकॉज ये एनर्जी रिलीज हो रही है, तो अगर एनर्जी रिलीज होगी तो इसका मतलब है कि ये हाई होनी चाहिए। अच्छा, अब लैटिस एनर्जी तुम कैसे डिटरमिन करोगे, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, आपको तो नहीं वहां पे बोलेगा कि डाटा तो नहीं मिलेगा, हमें देखना है। मैं यहाँ पे ना कुछ आयंस लिख रही हूँ, आयनिक कंपाउंड, जैसे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, ये 4 कंपाउंड्स मैंने लिख दिए। These are the ionic compound। आपको मुझे बताना है कि कौन सा आयनिक कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल लग रहा है आपको, और व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट। ओके, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट स्टेबल आयनिक कंपाउंड इन ऑल दीज। मैम लिथियम क्लोराइड। लिथियम फ्लोराइड है ना, आंसर एवरीबडी नोज दिस कि दिस इज अ लिथियम। एक आंसर आया है चैट बॉक्स में, वो एच नहीं है पीछे कहीं भी, या तो लिखने में मिस्टेक हो गया, LiH आंसर आया है। तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड एंड लिथियम आयोडाइड, LiI लिखा है, LiI इज अ रॉन्ग आंसर। अब लिथियम फ्लोराइड सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड है, उसका रीजन क्या है, देखो लिथियम प्लस और फ्लोराइड आयन, ये दोनों के जो साइजेस है ना, ये कंपैरेबल हैं, साइजेस कंपैरेबल हैं। तो जब साइजेस कंपैरेबल होते हैं तो उस केस में हाई लैटिस एनर्जी होती है, हाई लैटिस एंथैल्पी। तो हाई लैटिस एंथैल्पी होगी तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड। बेसिकली क्या होता है ना, जो आपका कैटायन भी स्मॉल और एनायन भी स्मॉल, या कैटायन भी लार्ज और एनायन भी लार्ज, जो स्मॉल स्मॉल और लार्ज लार्ज कॉम्बिनेशन है कैटायन और एनायन के, उसके केस में कंपैरेबल साइजेस बोलते हैं उसको, तो उसके केस में स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। अगर कुछ कॉम्बिनेशन ऐसा हो ना, जैसे किसी बच्चे ने अभी लिथियम आयोडाइड आंसर दिया है, एक कैटायन स्मॉल है एनायन लार्ज है, या कैटायन लार्ज है एनायन स्मॉल है, ऐसे केसेस में वो वीक लेटिस है,
मतलब वो स्ट्रॉन्ग आयनिक कंपाउंड फॉर्म नहीं करेंगे। यानी कि लेटेस्ट एनर्जी में सबसे पहले तो जो है साइज क्या होनी चाहिए साइज आप लिख लो, कंपैरेबल होने चाहिए, ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे, आपस में कंपैरेबल होने चाहिए, या दोनों स्मॉल होने चाहिए या दोनों लार्ज होने चाहिए, मतलब एप्रोप्रिएट बॉन्ड बनना चाहिए। सेकेंड थिंग इज जो आर नॉट है वो कम होना चाहिए। ठीक है, आर नॉट का क्या मतलब होता है, जैसे ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है, उनके बीच में जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन है दैट पर्टिकुलर इज आर नॉट। आर नॉट लेस होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज अ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। दिस इज कॉल्ड एज अ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इसमें क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जितना कम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा उतना क्लोजली एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे, जितना क्लोजली एक दूसरे को अप्रोच कर पाएंगे उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। Ma'am, how can we determine the size of the cation and anion? You need not to determine the size of the anion and the cation. You have just check out for the valence shell electronic configuration. If you will see the lithium, lithium कहाँ पे belong करता है, मुझे बताओ किस ग्रुप और किस पीरियड का एलिमेंट है? Group 1. ग्रुप 1। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ बेटा लिथियम की। 1s2, 2s1. हाँ, तो इसका मतलब है कि ये सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है ना, 2s1। एंड व्हाट अबाउट द फ्लोरीन बेटा, किस पीरियड का एलिमेंट है? ये भी सेकेंड पीरियड का एलिमेंट। 17. ग्रुप is 17 and the period is second और इसकी इलेक्ट्रॉनिक Second. कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 and 2p5। तो यहाँ पे 2 कॉम्बिनेशन है, 2s and 2p, यहाँ पे 2s and 3p, यहाँ पे 2s and 4p, यहाँ पे 2s and 5p। यहाँ ऐसे डिटरमिन करेंगे, यहाँ से ही आपको पता लग जाएगा। अब एक में आउटर मोस्ट शेल 2s है, एक में आउटर मोस्ट शेल 2p है, तो ये कंपैरेबल साइजेस माने जाएंगे, 2 का कॉम्बिनेशन है। ठीक है ना, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं दोनों। यहाँ पे सेकंड एस एंड थर्ड पी, यहाँ पे 2s एंड 4p, यहाँ पे 2s एंड 5p, तो यहाँ पे बोलेंगे नॉट कंपैरेबल। आपको डिटरमिन नहीं करना है, यू हैव टू जस्ट चेक आउट फॉर देयर लोकेशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड देन यू कैन इजीली फाइंड आउट कि एक बहुत बड़ा है, इसको बोलेंगे फिर एल, मतलब लार्ज है। टॉपिक वी वर टॉकिंग अबाउट द लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, lithium bromide, lithium iodide. So these are the some of the compounds and I was telling you कि कैसे calculate करेंगे. It's okay, no issue खेमलता। तो लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड, इनमें से कैसे चेक करेंगे लेटेस्ट एनर्जी के बारे में। जैसे मैंने आपको बोला ना कि आपको आयंस का साइज कैलकुलेट नहीं करना है, जस्ट यू हैव टू सी देयर पोजीशन। ये सेकंड पीरियड के हैं दोनों, ये सेकंड और थर्ड पीरियड है, ये सेकंड और फोर्थ पीरियड है, ये सेकंड और फिफ्थ पीरियड है। तो इसमें क्या होता है कि साइज सिमिलर नहीं है, द साइज आर नॉट सिमिलर, एंड इफ द साइजेस आर नॉट सिमिलर तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम बोलेंगे कि इसका वीक लेटेस्ट है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड नहीं बनेगा। और जहां पे कैटायन और एनायन के साइज एप्रोप्रिएट नहीं होते, जहां पे कैटायन और एनायन के साइजेस एक जैसे नहीं होते हैं, तो वहां पे बेसिकली क्या होता है, वहां पे आपके पास वो एक दूसरे को अच्छे से अप्रोच नहीं कर पाते हैं। और जो आर नॉट फैक्टर है ना बेटा, आर नॉट फैक्टर था जो इंटर आयनिक डिस्टेंस, वो लार्ज हो जाता है। तो लार्ज हो जाएगा तो बॉन्ड वीक हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी के लिए क्या क्या फैक्टर बताए आपको, सबसे पहले तो साइज क्या होने चाहिए, कंपैरेबल होने चाहिए। ठीक है, कंपैरेबल। और नॉर्मली देखा ऐसे गया है कि जो स्मॉल कैटायन स्मॉल एनायन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए बोलते हैं कि लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। एंड द थर्ड थिंग इज लैटिस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जेड इफेक्टिव। जितना ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होगा उतनी ज्यादा लैटिस एनर्जी होगी। एंड द थर्ड थिंग इज लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर नॉट। जितना आपके पास इंटर आयनिक डिस्टेंस कम होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपके पास आयनिक बनेगा। मैम थर्ड क्या बताया आपने? थर्ड, फर्स्ट साइज कंपैरेबल होने चाहिए, सेकंड साइज कम होना चाहिए, तो आपके पास ज्यादा अच्छे से अप्रोच कर पाएंगे। थर्ड फैक्टर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है जैसे पॉजिटिवली चार्ज आयंस अगर हैं आपके पास, तो पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, न्यूक्लियस की पुल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ना आपके आयन पे, तो दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, दिस इज क्या बेटा, बोलो पूछो। मैम व्हाट इज आर नॉट? अच्छा, आर नॉट वैसे मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया था, ये देखो
ये आपका कोई कैटायन है, ये आपका कोई एनायन है। कैटायन और एनायन के बीच में जो इंटर आयोनिक सेपरेशन है ना, उसे आर नोट बोलते हैं। आर नोट को आप नोट कर लो, इंटर आयोनिक सेपरेशन। तो इंटर आयोनिक सेपरेशन मतलब कितने क्लोजली वो अप्रोच कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ आर नॉट। जेड इफेक्टिव हो गया आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मतलब न्यूक्लियस की पुल, ठीक है, तो दैट इज अ पुल ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की पुल कितनी स्ट्रांग है। बाकी तो क्लियर है सारे फैक्टर, जेड इफेक्टिव, आर नॉट, Yes, ma'am. ठीक है ना। Yes. अब 3 फैक्टर हम पढ़ चुके हैं। द फर्स्ट इज कैटायन आपका इजीली फॉर्म होगा अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, एनायन इजीली फॉर्म होगा अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए। एंड द थर्ड फैक्टर इज अगर कैटायन एंड एनायन आपके अप्रोप्रिएट साइजेस के हैं, एक जैसे साइजेस के हैं, कंपैरेबल साइजेस के हैं, तो इसका मतलब है कि लैटिस स्ट्रांग होगा। ये तीनों पॉइंट क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. पॉइंट्स जो आपके अफेक्ट करेंगे कि आपका आयनिक कंपाउंड कैसा फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग फॉर्म होता है या वीक फॉर्म होता है। अब हम, ये तो हमें पता लग गया कि आयनिक कंपाउंड को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। अब थोड़ा सा हम ये इसको डिस्कशन को और आगे ले जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टॉपिक बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। अब इसका मीनिंग क्या होता है? पहले तो एक स्टेटमेंट नोट करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नो बॉन्ड इज 100% आयोनिक और 100% कोवेलेंट। ना तो कोई बॉन्ड 100% आयोनिक होता है, ना ही कोई बॉन्ड 100% कोवेलेंट होता है। 100% आयोनिक या 100% कोवेलेंट बॉन्ड कोई भी नहीं होता। आयोनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आ जाता है। अगर आपका कोवेलेंट बॉन्ड दो सिमिलर स्पीशीज के बीच है, मोरओवर सेम स्पीशीज के बीच है, तो वो कुछ 100% कोवेलेंट कैरेक्टर देगा, अदरवाइज उसमें कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर आ ही जाता है। तो अब हम कौन सा कैरेक्टर किस में देख रहे हैं? देखो, कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक बॉन्ड। कितना कोवेलेंट कैरेक्टर किसी आयनिक बॉन्ड में आ जाता है उसको देखने के लिए हमारे पास एक रूल है, दैट इज कॉल्ड एज अ फजान रूल। फजान रूल क्या डिटरमिन करेगा? फजान रूल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ, इसका क्वेश्चन भी बनता है, for the determination of which character beta? For the determination of, yes, covalent character in the ionic bond. अब सारे बच्चे तीनों पॉइंट्स ध्यान से सुनेंगे, फिर इसके क्वेश्चन पूछेंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर इन द आयोनिक बॉन्ड। आप देखो, पहले मैं इसको थ्योरेटिकली आपको एक डायग्राम से एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर उसके बाद इसके पॉइंट लिखेंगे। मान लो आपके पास जो कैटायन पार्ट है, कैटायन पार्ट स्मॉल है, इसका जो कैटायन है वो स्मॉल है। कैटायन के स्मॉल होने से क्या होगा? आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड सुना हुआ है वर्ड बेटा? हैव यू हर्ड ऑफ द वर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीबॉडी? यस मैम। होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, यस, चलो नो इशू। आप सुनो पहले, अगर आपको कहाँ पे डाउट होता है तो आप मुझसे पूछना। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि अगर कोई चार्ज है ना, तो उस चार्ज के सराउंडिंग में कुछ ऐसा स्पेस होगा जिस स्पेस में उस चार्ज के कारण जो फोर्स है, अट्रैक्शन और रिपल्शन, उसको फील किया जा सकता है। तो दिस इज अ स्पेस अराउंड द चार्ज in which the force due to that charge can be experienced, that is called as the electric field of that particular charge. तो ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसका कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर कोई चार्ज बहुत स्मॉल है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। तो अगर उसका स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब उसकी पॉजिटिवनेस ज्यादा है, ठीक है। अब इसके पास कोई आया लार्ज साइज्ड एनायन, ये आ गया लार्ज साइज्ड एनायन। अब स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉजिटिवनेस रखता था, वो क्या करेगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसके नेगेटिव क्लाउड को ना अपनी तरफ कुछ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि डिस्टॉर्ट कर देगा। अभी तक ये क्या था? पहले जो व्हाइट कलर की नॉर्मल लाइन से लगाया उसे बोलते हैं सिमेट्रिक नेगेटिव क्लाउड। सिमेट्रिक नेगेटिव क्लाउड
ऑफ द एनायन, एनायन का सिमेट्रिकल नेगेटिव क्लाउड है। अब कैटायन क्या करेगा, उसके सिमेट्रिक नेगेटिव क्लाउड को डिस्टॉर्ट कर देगा। डिस्टॉर्शन कैसे होता है, देखो ये जो आपका कैटायन था ऐसे, वो जो आपका एनायन है ना, वो अब कुछ डिस्टॉर्ट होके ना कुछ ऐसी स्ट्रक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्शन इन द नेगेटिव क्लाउड ऑफ द एनायन। डिस्टॉर्शन इन द नेगेटिव क्लाउड ऑफ एनायन का मतलब है कि पॉजिटिव क्लाउड ने, पॉजिटिव फील्ड ने एनायन को अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लिया, और ये कुछ पोर्शन ना इसमें मर्ज हो गया है ना, थोड़ा सा पोर्शन इसके अंदर आ गया। अब इस जो प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन। व्हाट वी कॉल टू दिस प्रोसेस एज पोलराइजेशन। पोलराइजेशन किया, पोलराइजेशन किया कैटायन ने, पोलराइजेशन बाय द कैटायन। ठीक है, पोलराइजेशन किसका हुआ, किसको पोलराइज किया, मतलब जो दोनों पे चार्ज है ना, एनायन को पोलराइज कर दिया उसने, पोलराइजेशन हो गया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। अब एज अ रिजल्ट ऑफ द पोलराइजेशन ये कुछ पोर्शन देखो इसमें शेयर्ड हो गया। तो अगर कोई पोर्शन बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो गया तो अब वो कौन सा बॉन्ड हो गया, शेयरिंग से कौन से वाला बॉन्ड बनता है बताओ? कोवेलेंट बॉन्ड। जो बॉन्ड देखो आयनिक बॉन्ड में ना, मेरी बात ध्यान से याद रखना, कभी भी किसी बच्चे को, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मिस्टेक किया हुआ है प्रीवियस ईयर में, हमें नहीं करना है। कभी भी आपके आयनिक बॉन्ड डायरेक्शनल नहीं होते हैं। आयनिक बॉन्ड में कभी भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, आयनिक कंपाउंड्स में कभी भी शेयरिंग नहीं होती, उनमें बस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पॉजिटिव और कैटायन और एनायनिक पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उसमें बीच में शेयरिंग वाला पोर्शन नहीं होता है। ठीक है, जो कोवलेंट कंपाउंड है उनमें होती है शेयरिंग, उनमें होती है हाइब्रिडाइजेशन, उनमें आती है डायरेक्शन। जो आपको कभी वो ज्योमेट्री का हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन पूछेगा ना, वो पूछेगा कोवलेंट कंपाउंड्स के लिए, आयनिक कंपाउंड के लिए नहीं। कभी कोई आपसे पूछेगा कि NaCl की हाइब्रिडाइजेशन बता दो। जो आपके आयनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कुछ हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती है, उनकी कोई फिक्स ज्योमेट्री नहीं होती है आयमस से। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब इसमें कुछ शेयरिंग पोर्शन आ गया। जब इसमें शेयरिंग हो गया तो अब इसमें कौन सा कैरेक्टर आ गया, इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है ना, तो अब ये जो पावर है ना कैटायन की, मैंने बोला ना पोलराइजेशन बाय द कैटायन, ठीक है ना, ये जो पावर है कैटायन की पोलराइज करने की, इसे हम बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कैटायन is the tendency of the cation to distort the negative cloud of anion. ठीक है, पोलराइजेबिलिटी ऑफ द कैटायन इज द टेंडेंसी टू डिस्टॉर्ट द नेगेटिव क्लाउड ऑफ द एनायन। मतलब कैटायन की कितनी टेंडेंसी है कि नेगेटिव क्लाउड एनायन का डिस्टॉर्ट करते, दैट टर्म इज कॉल्ड एज पोलराइजेबिलिटी। अब एक टर्म है हमारे पास पोलराइजिंग पावर। ओ जस्ट अ मिनट, ये तो पोलराइजिंग पावर हुआ ना, क्योंकि उसकी पावर है। जस्ट अ मिनट, दिस इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। जिसने डिस्टॉर्ट करना है उसकी पावर, जिसने होना है दैट इज पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजिंग पावर। और दूसरा क्या होगा, पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि कौन पोलराइज हो रहा है, एनायन, ऑफ द एनायन टू गेट डिस्टॉर्टेड। बच्चों कौन कर रहा है डिस्टॉर्ट, कैटायन। तो कैटायन के लिए क्या कैलकुलेट करेंगे, पोलराइजिंग पावर। डिस्टॉर्ट हो कौन रहा है, एनायन, तो उसके लिए कौन क्या कैलकुलेट करेंगे, पोलराइजेशन। अगर हमने पोलराइजेबिलिटी और पोलराइजिंग पावर, ठीक है, अगर इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, इसकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इसमें कौन सा कैरेक्टर आ जाएगा, पोलराइजेशन हो जाएगी और कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाएगा। ठीक है, तो हम पहले चेक करते हैं कि पोलराइजिंग पावर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है और पोलराइजेबिलिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो लेट्स चेक आउट फॉर द पोलराइजिंग पावर फर्स्ट। Polarizing power of the cation.
देखो, स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, smaller the size of the cation, more is its polarizing power. More is its polarizing power. Second is, larger the size of anion, larger the size of anion, more is its polarizability. Zability. तो यानी कि कैटायन क्या होना चाहिए बच्चों? कैटायन होना चाहिए स्मॉल, कैटायन क्या होना चाहिए? Large. लार्ज। और एक बात और इसमें नोट कर लेते हैं, जो आपके कैटायन हैं बिलोंग्स टू डी ऑर्बिटल्स या डी ब्लॉक, ठीक है, यानी कि जिसमें डी कन्फिग्रेशन इन्वॉल्व है। डी कन्फिग्रेशन पता है ना, फोर्थ पीरियड से डी स्टार्ट हो जाता है पीरियोडिक टेबल में, Yes, ma'am. ना, जिसमें डी कन्फिग्रेशन इन्वॉल्व है। तो जहां पे डी कन्फिग्रेशन इन्वॉल्व होगी उसकी भी हाई पोलराइजिंग पावर होगी। कोई इसका रीजन बता सकता है कि डी के होने से पोलराइजिंग पावर क्यों हाई हो जाती है? क्योंकि d ऑर्बिटल में shielding effect कम होता है। वेरी गुड, बिकॉज डी ऑर्बिटल्स आर हाईली डिफ्यूज्ड इन शेप। हाईली डिफ्यूज्ड है तो उसमें से सारा न्यूक्लियस का चार्ज एस्केप करके बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि वो उसका हाई न्यूक्लियर चार्ज आ जाएगा, और हाई न्यूक्लियर चार्ज आएगा तो उसकी डिस्टॉर्ट करने की टेंडेंसी भी बढ़ जाएगी। तो अगर मान लो आपके पास पहले दो फैक्टर डिसाइड नहीं कर पा रहे, कैटायन के साइज से और एनायन से आप डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो आप ये देख सकते हो कि अगर आपका कोई फोर्थ पीरियड या ऑनवर्ड दैट वाला कैटायन है, उस केस में भी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। अब हम कुछ आयंस इसमें चेक कर लेते हैं, जैसे मेरे पास है एल्यूमिनियम 3+, मैग्नीशियम 2+, सोडियम प्लस, ये 3 आयन है। आपको मुझे बताना है कि इसमें पोलराइजिंग पावर का क्या ऑर्डर है, किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? Which out of these is having a maximum polarizing power बेटा? किसकी पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा है? एल्यूमिनियम। अच्छा, पहले ये कैसे आयंस हैं, जस्ट टेल मी, कैसे आयन है ये? शाबाश, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस है। और इनके साइज का ऑर्डर बताओ जल्दी से। आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो साइज का क्या ऑर्डर होगा? सोडियम प्लस सबसे बड़ा होगा, फॉलोड बाय द मैग्नीशियम 2+, देन इज एल्यूमिनियम 3+। यस मैम। ठीक है ना, तो एल्यूमिनियम 3+ का साइज सबसे छोटा है और सोडियम प्लस का साइज सबसे बड़ा है, तो एल्यूमिनियम 3+ की पोलराइजिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, तो पोलराइजिंग पावर एल्यूमिनियम 3+ की सबसे ज्यादा होगी, मैग्नीशियम 2+ की उससे कम होगी, और सोडियम प्लस की सबसे कम होगी। करेक्ट और नॉट? यस मैम। तो अगर मैं 3 कंपाउंड लिख दूं और तुम्हें पेपर में पूछ ले कि इनमें से कौन सा है जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है, तो कौन सा आंसर लिखोगे? AlCl3। शाबाश, वेरी गुड। मैक्सिमम कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है? AlCl3 फॉलोड बाय MgCl2 फॉलोड बाय NaCl। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्योंकि एल्यूमिनियम 3, साइज ऑफ कैटायन। हाँ, साइज ऑफ द कैटायन। एनायन तो इसमें सेम चल रहा है, देखो ClCl तो सब में सेम है, तो डिटर्मिनिंग फैक्टर कौन है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करेगा? +3 में इजीली कन्वर्ट होता है, वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे, और साइज सबसे स्मॉल है, तो इसका मतलब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। चलो आगे फिर, अब देख लेते हैं एनायन पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर। लेट अस सपोज वी आर हैविंग I नेगेटिव, उसके बाद है Br नेगेटिव, उसके बाद है Cl नेगेटिव, और उसके बाद है F नेगेटिव। व्हाट डू यू थिंक? I नेगेटिव, Br नेगेटिव, Cl नेगेटिव एंड F नेगेटिव, which is having the highest polarizability? F negative. I नेगेटिव। नो, I नेगेटिव। पोलराइजेबिलिटी जितना साइज एनायन का बड़ा होगा, मैंने क्या लिखा था? स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ द एनायन। ठीक है, जितना ज्यादा साइज होगा एनायन का, उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होगी, यानी कि एनायन के साइज के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये है पोलराइजेबिलिटी का ऑर्डर। अब आपका वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा।
जो अभी लिखा था, लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड और लिथियम आयोडाइड। हाँ जी, अब इसमें बताओ कि कौन से वाला ज्यादा कोवलेंट है और कौन से वाला आयनिक है। Lithium iodide is more covalent. अब आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। इसमें डिटर्मिनिंग फैक्टर क्या कैटायन है? No, ma'am. Anion. में से में एनायन है, तो एनायन आई नेगेटिव है, इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी है, इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी है, और अगर इसमें हाई पोलराइजेबिलिटी है तो इसमें हाई कोवलेंट कैरेक्टर हो गया या लार्ज कोवलेंट कैरेक्टर हो गया। लार्ज कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा LiCl। तो अभी ये क्लियर है कैसे देखते हैं कोवलेंट कैरेक्टर इन द आयनिक Yes, ma'am. Yes, ma'am. का। ये है फजान रूल। फजान रूल क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's take another topic, that is now the ionic character in the covalent compound. Ionic character in the covalent compound. Regarding the ionic character in the covalent compound, देखो बेटा, जो तो है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो तो है आपके होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल। होमोडायटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होते हैं बेटा? जो सेम atomic. यानी कि आपके हो गए Cl2, Br2, F2 या H2, O2, N2, ये सब होमो है ना, एक जैसे आटम से मिलके बने हैं। और हेट्रोडायटॉमिक क्या हो गए? AB टाइप, डिफरेंट एटम। डिफरेंट एटम, हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल, डायटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी कि AB टाइप। कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे NaCl, HCl, ये वाले टाइप, CO, NO, ठीक है। अब देखो बेटा, जो तो है आपके होमोडायटॉमिक, उसमें तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है या दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, वो शेयरिंग सेफ है। व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ सेफ, कि वो शेयर्ड पेयर सेंटर में रहना चाहिए था और सेंटर में है, ठीक है ना। पर जब आपके हेट्रोडायटॉमिक मॉलिक्यूल है लाइक HCl टाइप, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, पर प्रॉब्लम क्या आ गया? क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इन कंपैरिजन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन। तो जितना ज्यादा हाइड्रोजन, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि जितना ज्यादा हाइड्रोजन के साथ अटैच स्पीशीज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर उतना सेफ नहीं है। वो इलेक्ट्रॉन पेयर उतना किसकी तरफ मूव हो जाएगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की तरफ। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज की तरफ आपका इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, तो दैट मींस इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको ना मैं ऐसे लिख रही हूँ, देखो, पार्शियल पॉजिटिव बोलते हैं इसको, या डेल्टा पॉजिटिव। डेल्टा वैसे इसको बोला जाता है, इसको पार्शियल बोला जाता है। पार्शियल और कंप्लीट में क्या फर्क है? देखो, जब आयनिक कंपाउंड्स बने थे तो देयर वाज अ कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज से हटके दूसरी स्पीशीज में चला गया, उसे बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफरेंस। यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफरेंस नहीं है, यहाँ पे दिस इज कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग और द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन पेयर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन पेयर थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है उसकी डायरेक्शन में, वो कंप्लीटली उधर ट्रांसफर नहीं हुआ। दैट इज कॉल्ड एज अ शिफ्टिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड में ही इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफर हो गया, या थोड़ा सा दूसरे एटम की तरफ डिस्प्लेस हो गया, जिसको बोल, डिस्प्लेस इज अ करेक्ट वर्ड। डिस्प्लेस और शिफ्टिंग, ट्रांसफरेंस बोलेंगे तो वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस है, ठीक है। तो इससे क्या करेक्टर आ गया? इसमें आयनिक करेक्टर आ गया। और जितना ज्यादा डिफरेंस इन, हाँ, आयनिक करेक्टर इन द कोवलेंट कंपाउंड किस पे डिपेंड करता है? That depend upon the difference in the electronegativity between the combining species. Difference in the electronegativity between the combining species. कंबाइन करने वाली स्पीशीज में डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना है, ठीक है ना, कितना दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ज्यादा कैसा बॉन्ड आएगा? उतना ज्यादा आपके पास आयनिक कंपाउंड आएगा। अच्छा, मैंने एक कॉम्बिनेशन लिया ग्रुप 1 का और ग्रुप 17 का, दूसरा कॉम्बिनेशन लिया मैंने ग्रुप 14 का और ग्रुप 17 का। किस केस में ज्यादा आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा? Group first and group 17. Yes. Group 1 elements are highly electropositive in nature.
Group 17 elements are highly electronegative in nature. In moving from left to right, there is a drastic conversion from change from the positive to the negative, electropositive to the electronegative character. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत डिफरेंस आ जाएगा, तो इसका मतलब है ये मोस्ट आयनिक कंपाउंड्स बन जाएंगे। 14 से 17 ये कार्बन फैमिली से आप हैलोजन फैमिली के लेस आयनिक हैं। ठीक है, ग्रुप 1 और 17, ग्रुप 2 और ग्रुप 16। ठीक है, ये जो कंपाउंड है ये सबसे ज्यादा आयनिक कंपाउंड बनते हैं। 1 और 17 का कॉम्बिनेशन, 2 और 16 का कॉम्बिनेशन। बाकी कोई भी आपको पेपर में क्वेश्चन आ जाए, आपको ना तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डाटा लर्न करना है, ना इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की यू कैन से, बस इतना पता होना चाहिए अलोंग द ग्रुप अलोंग द पीरियड क्या वेरिएशन होता है, या पर्टिकुलर एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है। अगर पीरियोडिक टेबल में पोजीशन पता है तो बड़े आराम से आप चेक कर सकते हो कि ये कोवलेंट कंपाउंड है या आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, अब समझ आ गया कि कैसे आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट देखेंगे और कोवलेंट में आयनिक देखेंगे। Yes, ma'am. Third type of the bond is called as a coordinate covalent bond. Coordinate covalent bond. Covalent bond, or it is called as a dative bond. Dative bond. Yes. कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बनता है 2-0 शेयरिंग से। मैं बेसिकली इसको 2-0 शेयरिंग बोलती हूँ। देखो है तो ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही है, कोवलेंट बॉन्ड है तो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही बनता है। बट डिफरेंस क्या है कि नॉर्मल कोवलेंट बॉन्ड में 1-1 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है। एक स्पीशीज ने एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरी स्पीशीज ने दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया। यहाँ पे 1-1 शेयरिंग नहीं है। Here it is a 2-0 शेयरिंग। 2-0 शेयरिंग का मतलब है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं एक ही स्पीशीज से आने चाहिए। तो एक स्पीशीज के पास है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके पास है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और दूसरी स्पीशीज के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल। दूसरे स्पीशीज के पास है एम्प्टी ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है, मैंने फर्स्ट डे भी क्लास में बताया था बेटा, जिसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं? लुईस बेस। Lewis base. जिसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए उसको क्या बोलते हैं? Lewis acid. तो क्या होगा कि जो आपका लुईस बेस है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इन द एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ लुईस एसिड। तो इलेक्ट्रॉन तो वही अभी भी 2 ही है कोवलेंट बॉन्ड में, पर इसने तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 0 इलेक्ट्रॉन दिए। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ अ शेयरिंग इज कॉल्ड एज अ 2-0 शेयरिंग। ठीक है, और यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है उसे ऐसे लिखा जाता है एक एरो की फॉर्म में। जो एरो का हेड होगा वो उस तरफ होगा जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। जैसे बी डोनेट कर रहा है तो ऐसे ले कौन रहा है? ए, तो बी से ए की तरफ, टेल इसकी तरफ जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज अ डेटिव बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब कुछ स्पीशीज देखते हैं जहां पे डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट होता है। जैसे O3 बोलते हैं ओजोन को। अब देखो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन नॉर्मली लिखा जाए तो O2 में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब ये वाले ऑक्सीजन के पास भी 1 2 3 4 5 6। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो व्हाट इट विल डू, ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके एम्प्टी ऑर्बिटल में डाल देगा। ठीक है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी, एक वैलेंसी है, मतलब कंप्लीटली एम्प्टी ऑर्बिटल तो नहीं है, P4 है ना, तो आराम से इसमें एक इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं 2। तो क्या होगा कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएंगे ना, तो देखो इसके स्ट्रक्चर को ऐसे भी लिख सकते हैं O, इनके पास ऐसे पेयर है, और इसको ऐसे लिख के ना 1 2 3 4 5 6 और 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन इसके यहां से आ गए। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो बॉन्ड बन गया ना, इसने एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसको प्रोवाइड कर दिया। उसके बाद इसको आप नॉर्मली वैसे ही हाफ हाफ गिनोगे जैसे कोवलेंट बॉन्ड के केस में गिनते हो, 1 2 3 4 5। तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? प्लस। 1 2 3 4 5 6, तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा? माइनस, क्योंकि दोनों पे प्लस और माइनस है। मैम द डायरेक्शन ऑफ अ हेड, विच हेड बेटा? आप कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की बात कर रहे हो।
अगर कोई एक लुईस बेस है, बेस के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है और ये एसिड है, एसिड को दे रहा है, तो ये जो आपके पास टेल है उसकी तरफ जाएगी, जो उसकी तरफ से जाएगी जो डोनेट कर रहा है, और हेड उसकी तरफ जाएगा जिसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, हेड लगा देना लुईस एसिड की तरफ और टेल लगा देना लुईस बेस की तरफ। यही पूछ रहे हो बेटा? यस मैम, मैम आपने पीछे इसका ऑपोजिट बताया तो वैसे ही था, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ ऑपोजिट तो नहीं लिखा गया। ये देखो, ये बेस था ना, अच्छा हाँ, बाय मिस्टेक मेरे से एरो उल्टा लग गया ए बी का। ठीक है, लगेगा बेटे वैसे ही, करेक्ट, ऐसे ही लगेगा, एसिड की तरफ से जाएगा। ठीक है, मतलब सॉरी, ए की तरफ से जाएगा, जहां पे लॉन पेयर है ना, मैंने ए बी लिख दिया तो वो एसिड बेस से उल्टा जा रहा है। मतलब ए मतलब एसिड होता है पर इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और बी मतलब बेस होता है, इसको मैंने खाली रखा है, तो इससे अपोजिट चला गया। पर मैं अभी इसको ऐसे ही दिखा देती हूँ। अगर आप इसको एसिड बेस की सेंस में ले रहे हो, एक बार दोबारा से देख लो, अगर आप इसको एसिड बेस की सेंस में ले रहे हो तो बेस की तरफ टेल जाएगा और एसिड की तरफ हेड जाएगा। ठीक है, अब मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से ले लेती हूँ, इसमें ए और बी को मैं एसिड बेस नहीं ले रही, तो ए के पास से इलेक्ट्रॉन चला गया और बी के पास चला गया। अब ठीक है बेटा? मैम। ठीक है, वो एसिड बेस की सेंस में वो वाला एरो सही था, अगर इस क्वेश्चन के हिसाब से देखो तो ऐसे। ठीक है जी, चलो अब आ जाओ नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा चलो, ये तो हो गया आपका ओजोन का फॉर्मेशन। मैं आपको ये बोल रही थी कि ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप लगा भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, इट इज नॉट मैंडेटरी, क्योंकि 1+ और 1- है ना, तो इट इज अप टू यू, इफ यू वांट टू ऐड यू कैन, अदरवाइज प्लस और माइनस को छोड़ भी सकते हो। ये इलेक्ट्रॉन काउंट सभी को समझ में आ गया? मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है? यस मैम। देखो ना यहाँ पे हाँ, बोलो बेटा। हमें एक बार फिर से रिपीट करना। हाँ ठीक है ठीक है, ऑक्सीजन आता है ना सभी को, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब इसके पास ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर एक चला जाएगा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन तो अपने हैं, 2 यहाँ से आ गए। पर जब हम इसको बनाएंगे ना, हम ये 2 इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाएंगे, हम बस इसको इस बॉन्ड के मीडियम से दिखाएंगे कि इस बॉन्ड में चले गए 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब इसके इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5, तो प्लस, क्योंकि इस बॉन्ड में अगर ये कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे कोऑर्डिनेट कोवलेंट है, पर बाद में तो ये कोवलेंट ही हो गया ना, शेयरिंग तो हो गई ना उसमें, अल्टीमेटली तो एक एक इलेक्ट्रॉन है दोनों का। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। प्लस और माइनस आप ऐड कर भी सकते हो, स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज अगर आपसे फॉर्मल चार्ज कैलकुलेशन पूछा गया है या पूछ ले कि 3 ऑक्सीजन है, 1 2 3 इस पे चार्ज बताओ, फिर तो आपको लिखना पड़ेगा, है ना। अगर ना पूछे तो आप स्ट्रक्चर में स्किप इसलिए कर सकते हो कि दोनों प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट करके मॉलिक्यूल को न्यूट्रल बना देंगे। अब इलेक्ट्रॉन काउंट में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड, गुड गुड। अब कुछ स्पीशीज हैं जिसमें कोवलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट कोवलेंट तीनों बॉन्ड होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड या कॉपर सल्फेट, कुछ भी लिख लो ऐसा आयन जिसमें सल्फेट आ रहा है। अच्छा, 2H+ और SO4 नेगेटिव, इसमें बताओ कौन सी फोर्सेस हैं? ये कौन सा बॉन्ड है बेटा? आयनिक तो तुम्हें नजर में आ गया। अब देखते हैं बाकी 2 बॉन्ड कहाँ पे हैं। SO4 2 नेगेटिव, इसको कौन सा आयन बोलते हैं बच्चों? सल्फेट आयन। हाँ, सल्फेट आयन। सल्फेट आयन में देखो कितने नेगेटिव चार्ज है, 2 नेगेटिव चार्ज है ना, तो 2 ऑक्सीजन तो होंगे नेगेटिवली चार्ज, बाकी होंगे डबल बॉन्ड। आपको हमने फर्स्ट क्लास पे एक चीज पढ़ाई थी, हाइपो एंड हाइपर वैलेंट, सभी को याद है? यस Yes. मैम। वेरी गुड। अब देखो इसमें वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वैलेंसी क्या सल्फर शो कर सकता है? यस और नो? नो मैम। है ना, No, ज्यादा ma'am. वैलेंसी है। तो अगर हम एक बॉन्ड को यहाँ पे डेटिव दिखा दें, आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर मैं एक और बॉन्ड को डेटिव दिखा दूं तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो क्या है 8। ये भी स्ट्रक्चर सही है, ये भी हो सकती है इसमें, क्योंकि एक डबल बॉन्ड तो ये थोड़ी वैलेंसी अपनी एक्सटेंड भी करवा सकता है। याद है आपको ये अपनी वैलेंसी क्यों एक्सटेंड करवा सकता है? आपको एक रूल पढ़ाया था, दैट इज कॉल्ड एज, व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट थ्योरी?
Sedgwick's theory of maximum covalency. Everybody know this or not? Yes, Yes, What was that theory? Yes, ma'am. क्या theory होती है वो? theory explained formation of hypervalent species. मतलब उसने ये बोला था ना कि अब ये देखो, जिसको मैं अब इसकी ये सब जब आप पढ़ोगे ना नेक्स्ट क्लास में मेरे पास, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी प्लस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, तब इसमें देखेंगे कि इसकी कौन सी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा, ये तो सब स्ट्रक्चर्स हम बना रहे हैं, कौन सी स्ट्रक्चर सबसे वैलिड है। जो सल्फर और ऑक्सीजन में डबल नेगेटिव चार्ज है, अब आप इसको ऐसा देखा करो, किसी भी एक पर्टिकुलर आयन में जहां पे ऑक्सीजन भी हो और नेगेटिव चार्ज हो, तो आप लोग क्या कर सकते हो, जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज देके एक सिंगल बॉन्ड बनाना है और बाकी जगह पे डबल बॉन्ड बना देना। तो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर तो इसकी वो हो जाएगी कि 2 ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज है और 2 जगह पे डबल बॉन्ड है। जहां पे आपका डबल बॉन्ड है उसको अगर मैं डेटिव में कन्वर्ट कर दूं तो ये हाइपरवैलेंट स्पीशीज नहीं बनेगा, बट सल्फर एक थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज इसके साथ अटैच है, तो ये वैलेंसी अपनी एक्सटेंड कर सकता है ऑक्टेट से बियॉन्ड, पर एक्सटेंड करके जैसे +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है, पर बहुत ज्यादा डबल इसकी वैलेंसी जैसे 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो फिर वो इसमें स्टेबल नहीं होता, तो इस केस में हम डेटिव बॉन्ड दे देते हैं इसमें। ठीक है, बाकी इसको स्टडी करेंगे अच्छे से जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नेक्स्ट थ्योरी। तो अभी ये आपको क्लियर है कि कैसे बनते हैं तीनों टाइप के बॉन्ड? yes, ma'am. Yes, ma'am. आज हमने एक्चुअली में कुछ बीच में डिस्कनेक्ट हो गया तो वी कुडंट टेक अ पोल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्लास में थोड़े से हम फास्ट जाएंगे। जो आपका नीट में क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपका सेक्शन, एक तो फजान रूल से क्वेश्चन आता है, ध्यान से इसको करना। एक आपका क्वेश्चन आता है इसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से, दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास। कल नेक्स्ट 2 क्लासेस के बाद आप कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, किसी भी मॉलिक्यूल को उठा लेना, आप प्रीवियस ईयर देख लेना, कहीं से भी क्वेश्चन ले लेना, यू वुड बी एबल टू सॉल्व द ऑल क्वेश्चंस ऑफ द ज्योमेट्री एंड द हाइब्रिडाइजेशन। ओके? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. See you next time. Take care.